लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसमें हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट है। ये इसका सिलेबस है। तो रिफ्लेक्शन तो ऑलरेडी आप पढ़ के आए हो, तो उसको हमें अभी नहीं देखना है। हम अभी जो मेन फोकस है हमारा वो उस पर होगा कि हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको सेक्शन फॉर्मूला का रिवीजन मैं करा सकता हूँ कि वो होता क्या है। उसका डेरिवेशन सिलेबस में आपके नहीं है, तो आपको उतना टेंशन नहीं लेना है उसके बारे में। अगर हम बात करें बाकी की, इसमें देखिए इंटरनल सेक्शन के लिए ही सिलेबस में है सिर्फ आपके। इक्वेशन ऑफ लाइन के तो आपको 2 लाइन के फॉर्म पढ़ने हैं। एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म है, 2 लाइन के फॉर्म है। और इसमें स्लोप की एक ज्योमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग आपके सिलेबस में है, और सी की भी ज्योमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग सिलेबस में, जो वाई इंटरसेप्ट उसको कहते हैं। कंडीशन है लाइंस की पैरेलल या परपेंडिकुलर होने की, और उनका सिंपल एप्लीकेशन पे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हम लोग पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में कुछ नहीं है, रिफ्लेक्शन तो आपको आता ही है। इस चैप्टर के लिए जो रिक्वायर्ड है वो आपको सेक्शन फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अगर सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, मतलब सेक्शन फॉर्मूला सबको पता ही है मतलब क्या होता है, बट मैं यहाँ पे एक शॉर्ट में बता देता हूँ रिवीजन के तौर पर। तो मान लीजिए आपका ये कोऑर्डिनेट सिस्टम था, एक्स था एक वाई था, ठीक है। ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम था। एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी गई, और ये पॉइंट सपोजिटली ए है, ये पॉइंट बी है मान लीजिए, और इनके कोऑर्डिनेट्स आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, ऑलरेडी पता है इनके कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे एक पॉइंट पी आ जाता है। अब यहाँ पे जो पॉइंट पी आया है वो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक। ए बी एक लाइन सेगमेंट था, लाइन का एक पार्ट था, उसको किसी पॉइंट पी ने डिवाइड कर दिया। अब वो किसी रेशियो में डिवाइड करेगा, बस वो रेशियो हमें ध्यान रखना है एक्चुअली। तो वो कौन सा रेशियो है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मान लेते हैं वो रेशियो M1:M2 है। जैसे इसका मतलब है AP को अगर मैं का रेशियो लूँ PB के साथ, तो ये आपका M1/M2 रेशियो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो हालांकि इसका पूरा डेरिवेशन होता है। अब वो डेरिवेशन कैसे होता है ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मान लीजिए किसी को डेरिवेशन में इंटरेस्ट हो, जो कि मैं यहाँ नहीं कराऊंगा, तो सिमिलैरिटी का यूज़ होता है उसमें। 2 ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूव करते हैं और फिर डिराइव करते हैं। डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो जो फॉर्मूला हो जाएगा, हमें जैसे ए के कोऑर्डिनेट पता है, तो ए का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 हो गया और y1 हो गया, ये हमें नोन है मतलब। और b का कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए, ये आपका हो गया x2 हो गया और y2 हो गया, ये भी आपको पता है। p का कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है, तो हम उसको x, y मान लेते हैं। ये हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब p का जो कोऑर्डिनेट का आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा। अब देखिए p का जो x कोऑर्डिनेट आएगा उसके बाद में, क्योंकि 2 कोऑर्डिनेट है तो 2 अलग अलग आंसर हमें निकालना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो आ जाएगा M1x2 प्लस M2x1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ये x का कोऑर्डिनेट आ गया। और सिमिलरली y का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो भी ऐसा ही सिमिलर आएगा, M1y2 प्लस M2y1 M1 प्लस M2। और ये जो फॉर्मूला है, ये अगर हम P इंटरनली डिवाइड करता है, यानी इंटरनल सेक्शन के लिए ही आपका सिलेबस में है सिर्फ फॉर्मूला, बाकी तो सिलेबस में नहीं है। तो अगर P इंटरनली डिवाइड करता है, इंटरनल सेक्शन से डिवाइड करता है, तो ये फॉर्मूला वैलिड है। एक्सटर्नल सेक्शन यानी P मान लीजिए पॉइंट बाहर हो, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं, तो उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको सॉल्व करने में हम क्या लेंगे एक्चुअली, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हम M1:M2 नहीं लेते हैं एक्चुअली, हम कुछ और ले लेते हैं। कैसे लेते हैं मैं ये बता दूँ आपको, क्योंकि M1:M2 में क्या होगा, फिर हमारी दिक्कत हो जाएगी, 2 इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब जो रेशियो का, जब हमें रेशियो फाइंड करना होता है, मान लीजिए हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं और रेशियो ही हमें फाइंड करना हो, तो हम क्या करते हैं, रेशियो को K:1 ले लेते हैं। अब कैसे, अब आप बोल सकते हैं कि यार रेशियो तो M1:M2 है। अब मैं यहाँ पे K:1 ले रहा हूँ ताकि मेरा एक वेरिएबल कम हो जाए, तो ये पॉसिबल कैसे है, सिंपल सी बात है, इसको आप आराम से समझ सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। जैसे M1:M2 है, इसमें बोथ साइड आप M2 डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा M1/M2, और यहाँ पे कट के 1 हो जाएगा, ये 1। अब देखिए यही आप मान लीजिए K की वैल्यू है, तो K की वैल्यू आप मान लीजिए M1/M2, तो फिर आप इसको K:1 ले सकते हो, क्योंकि आपको डायरेक्टली K ही मिल जाएगा उसके बाद एक ही वेरिएबल में, और ये आपको मिल जाएगा, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी सॉल्व करने में, आई थिंक, ठीक है। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे मैंने रिवीजन करा दिया है सेक्शन फॉर्मूला का, तो काफ़ी इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि हम दो, मतलब उसमें 2 में ले सकते हैं, उससे आपका सवाल थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, मतलब आपको ज़्यादा मतलब लेंदी पड़ेगा सॉल्व करना। सॉल्व तो उससे भी हो जाएगा, बट हम उसको नहीं सॉल्व लेते हैं।
ठीक है। तो अगर एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि अगर जैसे एक रेशियो आपसे पूछा गया कि ऐसे पॉइंट आपका आपको पॉइंट यहाँ पे दे दिया गया, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसी सवाल पे, एक छोटा सा, ज़्यादा ज़्यादा बड़ा एग्जांपल हम नहीं लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं ना कि अभी तो बस बेसिक रिवीजन है। जैसे पॉइंट आपको 5,4 दिया हुआ है यहाँ पे एक पॉइंट, ठीक है, और ये दो पॉइंट्स को डिवाइड करता है। मान लीजिए ए पॉइंट है 2,1, ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा 2,1, और बी पॉइंट आपका दिया हुआ है 7,6 दिया हुआ है। तो हमें रेशियो बताना है कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को पी मान लीजिए, ठीक है, तो ये पॉइंट इन दोनों को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अब देखिए हम अगर वही फॉर्मूला लगा दें तो M1 M2 ले सकते हैं, बट हम रेशियो को चलिए K:1 ही लेते हैं पहले। तो दोनों से ये आंसर सेम आएगा, आप चाहे तो M1 M2 लेके कर सकते हैं, थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएंगे। तो K:1 लेते हैं रेशियो को, रेशियो K:1 हो गया। अब अगर आप फॉर्मूला लगा दें तो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो अब देखिए पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, तो अब आप फॉर्मूला लगाइए उसके लिए। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट निकालें वही पी का, तो ये हो जाएगा KX2 + 1, सॉरी X1, क्योंकि वहाँ 1 ही मल्टीप्लाई होगा, K+1। हमें ये पता ही हुआ है ये आपका 5,4 है, तो यहाँ पे x की जगह आप 5 रख सकते हो, तो ये 5 आपने रख दिया। और इनकी वैल्यू भी आपको पता है K × 7 + 2 अपॉन K+1, K+1। तो यहाँ से आपको जो K की वैल्यू मिल जाएगी, इसको जब आप सॉल्व करोगे, क्योंकि आपको एक ही वेरिएबल सॉल्व करके आंसर मिल जाता है यहाँ पे, तो K की वैल्यू आपको यहाँ पे 3/2 मिल जाएगी। आप चेक कर सकते हो सॉल्व करके। अब K की वैल्यू 3/2 मिल गई, तो रेशियो क्या हो जाएगा आपका K:1 आपने लिया था, तो ये रेशियो हो जाएगा 3/2:1। अब बोथ साइड 2 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको सिंप्लीफाई करना है इसमें, तो ये आ जाएगा रेशियो 3:2। तो अगर आप M1 M2 लेके करते हैं तो आपको x के लिए भी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है और y के लिए भी करनी पड़ती, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता। तो मेरा तो यही सलाह रहेगी आप K:1 लेके करिए, ठीक है। तो कभी कभार आपसे रेशियो पूछ लेता है, ये एक बहुत बेसिक मैंने बताया आपको। अब चलिए आगे चलते हैं और बाकी कुछ और भी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। और हाँ, जैसे मतलब और डिस्कस करते हैं जो आपको ज़रूरत होगी। एक आता है मिड पॉइंट फार्मूला, उसके बारे में भी बात करते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला इसी का स्पेशल केस है सेक्शन फार्मूले का ही, ठीक है। ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन का, ये मैं रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आप मतलब आपका रिवीजन हो सके, जो लोग रिवाइज थोड़ा हो जाए, कि मैं इसको यूज़ करना है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ उसको। तो कुछ नहीं है, मतलब इसमें रेशियो आपका 1:1 हो जाता है, बस 1:1 हो जाता है। इसका मतलब M1 की वैल्यू 1 डाल दीजिए, M2 की वैल्यू भी 1 डाल दीजिए, फिर जो फॉर्मूला निकल के आएगा, जो आपने फॉर्मूला भी सीखा था, वो कितना आ जाएगा, x = x1 + x2 अपॉन 2, y = y1 + y2 अपॉन 2। मतलब मिड पॉइंट मतलब इसका बीच का जो पॉइंट होता है उसी को मिड पॉइंट कहेंगे ना, किसी मतलब इक्वली डिवाइड कर रहा है। जैसे ये आपका मान लीजिए ये P है, ये A है, अब मान लीजिए ये B है इस बार, ठीक है, तो ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है। एक तरीके से ये दोनों इक्वल हो गए। मिड पॉइंट फॉर्मूले का ये मतलब होता है, ये इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट आप आराम से रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने सेंट्रॉइड की, जो कि लास्ट इसका रिवीजन पार्ट है। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, पहली बात तो सेंट्रॉइड होता क्या है, पहली बात तो बहुत लोगों को सेंट्रॉइड पता ही नहीं होता है। सेंट्रॉइड क्या होता है, मतलब अगर कोई पूछा ही आपसे सेंट्रॉइड होता क्या है, उसका रेशियो तो बाद में बताइएगा, सेंट्रॉइड क्या होता है, ठीक है। तो मतलब ये बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स, जो भी ट्रायंगल्स की मतलब मीडियंस होती है उनका इंटरसेक्शन होता है बेसिकली। कोई भी ट्रायंगल आप ले लीजिए, तो अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, जैसे कोई भी ट्रायंगल है, और ये ABC आपका एक ट्रायंगल हो गया, एक सेकेंड इसको, ठीक है, ABC आपका ट्रायंगल हो गया। एंड यहाँ पे अगर हमें मीडियंस का इंटरसेक्शन निकालना है, उसको हम सेंट्रॉइड बोल देते हैं, ठीक है। तो मीडियन क्या होती है, अगर किसी को पता हो तो मीडियन सिंपल सी बात है, यहाँ अगर आप एक मीडियन गिराओगे तो ये इक्वल भाग में बटेगा, ये गिराओगे तो ये अपना एक इक्वल भाग में बट जाएगा, और यहाँ से गिराओगे तो ये अपना इक्वल भाग में बट जाएगा सब। ये आपका मीडियन होता है, जिसको आप मतलब मीडियन नहीं, ये तो सेंट्रॉइड होता है, ये सब मीडियंस होती हैं जो किसी भी साइड को इक्वल भाग में बांट सकें, तो ये आपका सेंट्रॉइड होता है, ठीक है। एंड इसका अगर हम डायरेक्टली ये आपका इस जो लाइन होती है आपकी, ये इसको D पॉइंट बोल दीजिए, इसको ये 2:1 के रेशियो में बांटता है, एक सेकेंड 2:1 के रेशियो, ये आपको पता होना चाहिए। तो मीडियन का जो आप देखिए, आप चाहे तो इसको सेक्शन फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, बट इस सेंट्रॉइड का डायरेक्ट फॉर्मूला आप लिख सकते हो, मतलब इसी सेक्शन फॉर्मूले से ही आता है, ये घूम फिर के आता है सेक्शन फॉर्मूले से। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, जो कि होता है एक्स कोऑर्डिनेट होता है x1 + x2 + x3 अपॉन 3
और यहाँ पे हो जाता है ये y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, x1 और x2 क्या होते हैं, x1 ये हो गया आपका x1 कॉमा y1, और b आपका हो गया मान लीजिए x2 कॉमा y2, और c हो गया आपका x3 कॉमा y3। ठीक, तो ये आपका रिवीजन कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही रिवीजन था, थोड़ा इंपॉर्टेंट था, तो मैंने 10 मिनट रिवाइज करा दिया आपको। जो भी पुरानी चीज़ें थी इसको डिटेल में मैंने नहीं पढ़ाया, बट रिवाइज तो करा ही दिया आपको। अब हम लोग अपने मेन मुद्दे पे बढ़ते हैं, जो कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब अपने क्लास 9th में, आप लोग क्लास 9th में अगर ढंग से पढ़े होंगे, जो कि हाँ, तो उसमें क्या होता है कि आपने एक चैप्टर था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस करके, उसमें आपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व की थी, अगर आपको याद होगा। जैसे ये ऐसी कुछ इक्वेशंस आपको दी थी और इसको आप सॉल्व करते थे, याद होगा आपको। और कभी कभार आपने ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व किया होगा, कि आपने इनका ग्राफ बनाया होगा कुछ पॉइंट्स लेके। ये एक्स है आपका, मान लीजिए ये वाई है, तो एक लाइन आपकी मान लीजिए सपोजिटली यहाँ बन गई, सपोजिटली ये बन गई, फिर इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वही सोल्यूशन होता था आपका। ये आपने 9th में किया होगा ICSE बोर्ड में अगर आप हैं तो। ठीक, अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि हमें इसी लाइन के इक्वेशन को पढ़ना है। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अलजेब्रा जो है प्लस ज्योमेट्री चलती है एक तरीके से, यानी ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं उनको हम अलजेब्रा के रूप से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पर्पस होता है पहली बात तो। अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, मतलब अगर हम स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट भी कर लिए तो उससे हमें बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि सिर्फ स्ट्रेट लाइन को नहीं, हम किसी भी शेप को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अभी आप क्लास 10th में हो तो आप लाइन की बात कर लो, आगे चल के जब आप बड़ी क्लास में जाओगे 11th 12th में जाओगे तो फिर आप लाइन को 3D में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और फिर कोनिक सेक्शन जब आप पढ़ोगे तो पैराबोला, अलग अलग शेप्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। हमारे सिलेबस में भी सिर्फ स्ट्रेट लाइन है। तो अगर बेसिकली एक बात करें तो एक स्ट्रेट लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन को भी किसी लीनियर इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक, तो अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है, बहुत लोग को लीनियर इक्वेशन नहीं पता होगी, तो ये पता होगी, जिसमें एक्स की जो पावर होती है 1 होती है एक्चुअली। ठीक है, मतलब हाईएस्ट पावर एक्स की 1 होती है, सिंपल सी, वो लीनियर इक्वेशन होती है। और अब जैसे एक स्ट्रेट लाइन होती है तो वो बनती कैसे है, जैसे अगर मैं आपको यही बोल दूँ कि एक लाइन लिख दी मैंने y इज इक्वल टू एक्स, एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन है, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो इसमें जब आप वैल्यू पुट करते हो कि एक्स की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर ली, जैसे आपने एक्स की वैल्यू 1 पुट की, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ऐसे चलते होगे, तो जब इसको ज्वाइन करोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, तो y इज इक्वल टू एक्स। ऐसे ही कई सारी लाइन्स हम बना सकते हैं, जैसे y प्लस एक्स इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पर सिमिलरली आप टेबल बनाओगे एक्स की, वाई की, जो आप करते थे क्लास 9 में। यहाँ पॉइंट प्लॉट करोगे, फिर यहाँ आपका जो भी कर्व आपको मिलेगा उसको आप प्लॉट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बताइए, कर सकते हो। कोई ऐसा आपको कर्व मिल जाएगा, मान लीजिए हाँ, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ऐसा कुछ कर्व मिलेगा, उसको आपने प्लॉट कर दिया, क्योंकि आप कर सकते हो, कोई इसमें आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें कोई प्रॉब्लम। तो अब इसी कर्व को हमें जनरली स्टडी करना है कि कैसे हम इसको प्लॉट करेंगे, कैसे हम इसको समझेंगे, कैसे हम इसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक लाइन में कितने पॉइंट्स लाई करते हैं, जैसे मैं मान लो एक लाइन आपकी यहाँ बना दिया, यहाँ पे एक लाइन, इसमें कितने पॉइंट्स होते हैं, इसमें तो मतलब बहुत सारे पॉइंट्स लाई करते हैं। अब कोई इन्फिनाइट बोल देगा, बट इन्फिनाइट बोलना भी सही है, इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट लाई करते हैं, जैसे एक पॉइंट कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे लाई करते हैं। और अगर कोई पॉइंट किसी लाइन में लाई करता होगा, मान लीजिए मैं बोलूँ कोई पॉइंट है वो एक लाइन में लाई करता है, तो यानी वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक, मुझे चेक करना है कि कोई पॉइंट इसमें लाई करता है कि नहीं। सपोज मैंने बोला 1,1,1 चेक करो कि ये क्या लाई करता है इस पॉइंट, नहीं। हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ये आपका कोऑर्डिनेट है जो x, y में रिप्रेजेंटेड है, x की जगह 1 रख दीजिए, y की जगह 1 रख दीजिए, तो ये जाएगा 1 + 2, और देखेंगे कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि हमने देखा 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर हम देखें कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तो अब मान लीजिए आपसे ये बोला गया कि आप एक काम करिए, एक 1 चेक कर लीजिए आप, नहीं एक काम करिए 1 नहीं, 1 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, 2 चेक कर लीजिए और माइनस का 1 चेक कर लीजिए, देखिए ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं। हमने देखा 2
और यहाँ पे माइनस का 1 है तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल 0। हाँ सही बात है, 0 इज इक्वल टू 0, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है, ये सेटिस्फाई नहीं करता है। तो जो भी पॉइंट किसी भी लाइन पे लाई कर रहा होगा उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का सिंपल सा मतलब है, मतलब वो इक्वेशन को होल्ड करेगा, इक्वलिटी को होल्ड करेगा, जो कि आपको पता है। तो ये तो सेटिस्फाई की बात होगी। जैसे एक क्वेश्चन में आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप ट्राई करने की कोशिश करिए। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक लाइन आपको दी है 3x माइनस 8y इज इक्वल टू 2। ये एक लीनियर इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन है। पर अब ये मान लीजिए k कॉमा 2 पॉइंट से मतलब ये वो चलती है, मतलब पास होती है, मतलब ये पॉइंट इस पर आता है। तो k की वैल्यू आपको बतानी है। सिंपल बात है, इसको पुट करके देख लीजिए इसी पॉइंट को। x की वैल्यू k पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3k माइनस का ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 2। और यहाँ से k की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 6, यानी k की वैल्यू 6 होगी। जो पॉइंट होगा 6,2 यहाँ इस लाइन में सेटिस्फाई करता है। तो बेसिक तो आपका ये हो गया, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो मैं यहीं तक रखता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि यार इतना हम लोगों ने कम पढ़ा। पर देखिए प्रॉब्लम क्या है ना कि हम धीरे धीरे ही चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि जो अगला टॉपिक है ये रिवीजन था आपका 9th का, कि कोई पॉइंट सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, ये रिवीजन था। सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फंक्शन रिवीजन था, ये प्योर रिवीजन अभी हुआ है। अगली बार से अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम स्लोप के बारे में पढ़ेंगे, और उससे पहले इंक्लिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, और उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे स्लोप का क्या मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे किसी लाइन का हम स्लोप फाइंड कैसे करते हैं। फिर उसके बाद बाकी जो टॉपिक्स देखेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही बहुत है।